हे गाइज, तो मैं आप सबका भाई गोलू इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पदार्थ या पदार्थ बोले तब या छोटा पैक बड़ा धमाका, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर का नाम है छोटा पदार्थ, लेकिन हर कंपटीशन लेवल एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ही अधिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। यह चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और हमने इससे पहले 6 लेक्चर दे दिया इस चैप्टर का और ये 7वां लेक्चर है और 7वां लेक्चर ये समाप्त होने वाला है चैप्टर। अब हम वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ शेयर करें और जो सब्सक्राइब जो है सबसे पहले जरूर कर ले। अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। यह पदार्थ चैप्टर में ही है, इसको पढ़ना होता है। तो हम इसको जानते हैं कि यह नियम का प्रतिपादन किसने किया था, कि कौन सा वैज्ञानिक ने इस नियम को दिए थे। तो सबसे पहली बात कि यह नियम जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। मतलब स्थिर अनुपात का नियम बोले तब या निश्चित अनुपात का नियम बोले तब किसके द्वारा दिया गया था, तो जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। यह वैज्ञानिक है जिन्होंने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम दिया था। फिर हमने कहा कि इस नियम के अनुसार तत्व के जो द्रव्यमान है वह निश्चित अनुपात में होते हैं। किस अनुपात में होते हैं? तत्व के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निश्चित अनुपात कहने का मतलब मान लीजिए किसी का 4:1 में, मान लीजिए कि 4 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है, तो आगे भी बढ़ेंगे तो 4 भाग द्रव्यमान की तुलना करेंगे तो 4 भाग हाइड्रोजन रहना चाहिए और 1 भाग ऑक्सीजन रहना चाहिए। उसी प्रकार से हमने एग्जांपल लिया है कि C2H4 में कार्बन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 6:1 है। हमने कहा तत्व के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं। तत्व के जो द्रव्यमान है वह निश्चित अनुपात में होते हैं। मतलब अगर हमेशा देखा जाए, यह जो है ये एल्कीन श्रेणी के सदस्य है। कौन सी श्रेणी के सदस्य है? C2H4 एल्कीन श्रेणी के सदस्य है। कौन सी सदस्य है? कौन सी श्रेणी के? एल्कीन श्रेणी के सदस्य है C2H4। तो इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो भार यानी द्रव्यमान का जो अनुपात है 6:1 है। वो कैसे? तो जानिए आप लोग। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में परमाणु द्रव्यमान याद कैसे करें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है इंट्रोडक्शन वाला में। जहां इंट्रोडक्शन में नहीं बताए होंगे तो फर्स्ट लेक्चर एलिमेंट नेम सिंबल एंड एटॉमिक नंबर उस वाला में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारा का सारा परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा वो सारा का सारा बताया गया है। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 12 होता है। कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। लेकिन ये हो गया आपका क्या? इथीन हो गया। ये क्या है? C2H4 इथीन है। तो इथीन का जो सूत्र होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। अगर कार्बन की बात करें, इसकी द्रव्यमान 12। कितना होता है? 12। कार्बन की द्रव्यमान 12 और इसमें C2 है। सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के 2 परमाणु। कार्बन के कितने परमाणु है? कार्बन के 2 परमाणु है। तो कार्बन की 2 परमाणु है तो 12 दूना 24 हो जाएंगे। ये देखिए C2 है, ये तो सिर्फ कार्बन का होता है 12 परमाणु द्रव्यमान। अगर C2 है, कार्बन के 2 परमाणु हो गए तो 12 के दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24। यानी कि जो C2 का जो द्रव्यमान है वह 24 आ गया। और अनुपात की तुलना करना है, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात बताना है, इसलिए हम अनुपात की तुलना करेंगे। तो हाइड्रोजन का अनुपात कितना, मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वह 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है तो हाइड्रोजन सिर्फ 1 हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा 4 से 1 में गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4।
अगर हम बोले कि दोनों में कॉमन है तो है, कितना कॉमन है, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 छक 24 और 4 इकाई 4, यानी कितना जो द्रव्यमान का अनुपात कितना निकल कर आया, 6:1। वही हमने लिखा है 6:1। और भी आप समझ सकते हैं आगे, और भी आप आगे समझ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, एल्कीन श्रेणी के जो भी सदस्य होगा सब के सब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, स्थिर अनुपात के नियम या निश्चित अनुपात के नियम। और भी पदार्थ हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी और सदस्य की बात कर ले, और सदस्य को कौन हो सकता है, अगर हम बात कर ले C3, यहां पर C2H4 था तो हम कहते हैं C3H6, मतलब C3 मौजूद H6, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, क्योंकि ये एल्कीन श्रेणी के सदस्य है। कार्बनिक यौगिक हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, तो और बेहतरीन तरीके से समझेंगे एल्कीन, एल्काइन, एल्केन ये सब क्या होते हैं। सो अभी टेंशन नहीं ले, फिलहाल अभी समझे इसे। अगर हम बात कर ले तो इसका द्रव्यमान एल्कीन श्रेणी के सदस्य है। अगर इसकी बात करें तो ऐसे कार्बन का होता है 12, लेकिन 3 है, तब 12 तिहाई कितना हो जाएंगे, 36। अगर अनुपात की तुलना करना है तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 6 इकाई 6। ऐसे हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 6 परमाणु है, 6 से 1 में गुना हो जाएगा 6। अगर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन, तो हो जाएगा 6 कॉमन लेंगे तो 6 1 36 और 6 इकाई 6, फिर भी आया 6:1। यानी यह नियम पूरा सटीक बैठता है कि इस नियम के अनुसार तत्व के जो द्रव्यमान होगा निश्चित अनुपात में होते हैं, हमने लिखा। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। फिर इसको हम समझाते हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। ये बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थिर ये पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि स्थिर अनुपात का नियम का जो प्रतिपादन है, स्थिर अनुपात किसने दिया था, तो जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। अगर हम बात करें जोसेफ एल प्राउस्ट ने किसका नियम दिया था, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम, मतलब यह इस नियम के अनुसार तत्व के जो द्रव्यमान है हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, ये पूछा जाएगा। अगर बात कर ले आगे बात कर ले ये गुणित अनुपात का नियम, कौन सा नियम, गुणित अनुपात का नियम। इसी मतलब ये क्या होते हैं गुणित अनुपात के नियम, तो कहता है इस नियम के अनुसार अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान साम्य अवस्था में होते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि यह नियम दिया था कौन, तो यह नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, यह नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन। किसने दिया था, जॉन डाल्टन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जॉन डाल्टन। मतलब जॉन डाल्टन ने इसका नियम को प्रतिपादित किए थे। कौन से नियम, गुणित अनुपात का नियम। अगर हम आगे बात करें, इस नियम के अनुसार अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान साम्य अवस्था में होते हैं। साम्य अवस्था कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों ही, उसका जो द्रव्यमान है दोनों का समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा था 4 ग्राम और ये उत्पाद हो जाएगा 5 ग्राम, ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा। साम्य अवस्था कहने का मतलब दोनों तरफ समान होना चाहिए। अगर हम बात कर ले अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक उस पदार्थ को कहा जाता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिकारक उस पदार्थ को कहा जाता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगर हम बात कर ले कि कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन हो गया अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक। और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा उत्पाद, क्योंकि ये अभिकारक मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन मिक्स हुआ एक जगह, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। मतलब 2 अभिकारक मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में कौन कौन पदार्थ भाग लिया, तो कार्बन के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिला तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो क्या कहा गया कि इस नियम के अनुसार अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान साम्य अवस्था में होता है। यानी कि अगर बोले तो ये है अभिकारक, ये भी अभिकारक, ये भी अभिकारक, तो इसका कार्बन का जो द्रव्यमान है कितना होता है, हमने बता दिया है पहले लेक्चर में कि इसका जो द्रव्यमान होता है वह 12 होता है। अभी हम ग्राम में लिए है द्रव्यमान को, किस में लिए है, ग्राम में लिए है। तब 12 ग्राम इसका हो गया। और ऑक्सीजन का होता है सामान्य तौर पर 16, लेकिन यहाँ पर
ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो 16 दूना 32 ग्राम हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर इस साइड जो है, इस साइड भी जोड़े तो 12 गो और 32 गो 44 ग्राम, और इस उत्पाद भी देखे तो उस साइड भी कितना है, 44 ग्राम है। मतलब नियम सटीक बैठ रहा है कि अभिकारक तथा उत्पाद का जो द्रव्यमान है वह साम्य अवस्था में होता है, मतलब अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान होता है। अगर आगे बात कर ले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल गए तो H2O तो निर्माण हुआ, लेकिन इसको संतुलित करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाता है और यहाँ पर भी 2 लगाया जाता है। इसलिए सेटिस्फाइड तब होता है जब दोनों तरफ तत्वों की जो परमाणु संख्या है समान रहे, तब जाकर कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया सेटिस्फाइड होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं। अगर बात कर ले, ये 2H2 प्लस O2 है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला जल का निर्माण हुआ। तो इसका अगर 2H2 है तो ये देखिए 2H2, तो इसका द्रव्यमान कितना है, तो 4 ग्राम। ऐसे तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है 1 होता है, लेकिन H2 है तो 2 हो जाएगा, और 2 से फिर इसमें गुना जाए, 2 दूना 4। हमने अभी जो वजन है, द्रव्यमान है, उसको ग्राम में लिया तो 4 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो वजन है यानी द्रव्यमान है वह है 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला रहता है तो 16, और 2 गो के साथ है तो 16 दूना 32 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर 4 ग्राम और 32, तो इस तरफ भी 36 ग्राम और उस तरफ भी 36, 32 और 4 36। इधर भी देखिए, इसको भी अगर हम इसको भी द्रव्यमान देखें तो 36 ग्राम है। कैसे, देखिए यहाँ पर हाइड्रो 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो गया 4, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 16 दूना 32। यहाँ 2 लिख देने से सिर्फ हाइड्रोजन में ही 2 नहीं है, हाइड्रोजन में ही 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 लिख देने से ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु हो गए, यहाँ 2 लिख देने से ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। तो हो गया ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ साथ इंटू में 2 है। ठीक है, तो ये तो O2 हो गया, इसका मतलब यहाँ 2 हो गया तो O2 का काम कर जाएगा। तो 16 दूना 32 और 2 दूना 4, तो 32 4 36, यानी दोनों तरफ क्या है, अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ जो द्रव्यमान है वह साम्य अवस्था में होता है। किस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, जॉन डाल्टन के नियम के अनुसार। सो यह आपको पसंद आया होगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इससे और आगे। अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर बढ़ते हैं आगे इसी में। अगर हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स को आगे, जो कि इसी चैप्टर में है। आज हमने बोला कि इस चैप्टर को समाप्त करना है, वो भी बेहतरीन तरीके से। बस थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, नहीं तो थोड़ा सा आप भगा करके देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा तो लंबा होगा वीडियो। अगर हम बात कर ले, इसमें कहा जाता है लोहे में जंग लगता है। लोहे में क्या लगता है, तो हमने बताया था जैसे पहले वाले लेक्चर में कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसको सुने सभी आदमी ध्यान से। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर मान लीजिए कि लोहे में जंग लगता कब है, तो ऑक्सीजन और नमी जब इकट्ठा हो जाता है, ऑक्सीजन और नमी इकट्ठा होते हैं, तब जाकर लोहे में जंग लगता है। मतलब ऑक्सीजन मतलब उसमें वायु जाएगा और साथ साथ नमी जाएगा, तब जाकर किसी भी लोहा में जंग लग जाता है। अगर ये बात कर ले, जिस लोहा में जंग लग जाता है उसकी आयु उम्र घट जाती है। आप लोग देखे होइएगा, जिसमें जंग लगता है उसको थोड़ा दिन के बाद आपको मोड़िएगा तो वह जल्दी मोड़ा जाएगा, क्योंकि जंग लग गया होता है। अगर नया में वो उसको आप मोड़ नहीं सकते हैं लोहा को। अगर हम बात कर ले कि इसकी आयु तो घटिए जाती है, मतलब जंग लगने के बाद, और साथ साथ क्या होता है कि इसका भार भी बढ़ जाता है। जंग लगता है तो इसका भार भी क्या होता है, बढ़ जाता है लोहा का। अगर बात कर ले कि लोहे को जंग से रोकना है, किससे रोकना है, जंग से रोकना है,
तो आपको जस्ते की परत चढ़ाना होगा। किसका परत चढ़ाया जाता है? लोहे। पॉइंट में लिखे इसको कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और यह जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जस्तीकरण कहलाती है। अगर फिर इसी में बात कर ले कि कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े उन सब का मतलब लकड़ी में कीड़े मकोड़े लाग जाते हैं, तो इसका जो दूर किया जाता है उसको किससे दूर कर सकते हैं? तो जिंक क्लोराइड से जो दूर आप कर सकते हैं। मतलब लकड़ी में कीड़े मकोड़े लगते हैं तब कौन सी क्लोराइड से? जिंक क्लोराइड से आप दूर कर सकते हैं। इसको पॉइंट में लिखे। अगर फिर कहा जाता है इसी में कि लोहा, लोहा बोले तभी हम लोहे की चर्चा कर रहे हैं। मतलब इसमें कहा जाता है, हमने जो तुरंत बात किया जस्ता का, मतलब लोहे में जंग लगता है तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, ताकि जंग न लगे, और यही प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। एक पॉइंट और लिखे कि धान में जो रोग होता है, एक रोग पाया जाता है, बार बार कंपटीशन लेवल एग्जाम में यही पूछा जाता है कि धान में खैरा रोग किसकी वजह से होता है? तो धान में जो खैरा रोग है वह जस्ता यानी जिंक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है दोस्तों? जिंक की वजह से होता है। तो आप लोग इसे पॉइंट में आशा करते हैं कि जरूर लिखते हुइएगा कि धान में खैरा रोग किसकी वजह से होता है? तो जस्ता की वजह से होता है। अगर हम बात कर ले इसी चैप्टर में और भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम कई नाम से जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को बोला जाता है चूना पत्थर, या इसी को बोला जाता है खड़िया। क्या क्या बोला जाएगा? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, क्या बोला जाएगा? खड़िया, या तो उसको चौक बोला जाता है। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। आप लोग इसे याद रखें। और पूछा जाता है कि सोडा किसको बोला जाता है? सोडा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट को सोडा बोलते हैं। KNO3 इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को कहा जाता है सोडा। पॉइंट में लिखे सारा के सारा, पूछा जाता है, VBI है दोस्तों, कंपटीशन लेवल एग्जाम में इसको पूछा ही जाता है। तो ये सोडा की बात कर ले यानी पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोला जाता है सोडा। अगर मान लीजिए कि बारूद है, इसी चैप्टर में है कि बारूद, क्या? बारूद। तो इसका बारूद की जो खोज है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बारूद की खोज रोजर बेकन ने किया था। किसने किया था? रोजर बेकन। रोजर, बारूद किसकी खोज दोस्तों? बारूद की खोज, बारूद, बारूद की खोज, बारूद की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो रोजर बेकर ने। बारूद की खोज किसने किया भाई? रोजर, रोजर बेकर ने किया था। किसने किया था? रोजर बेकन ने बारूद को मतलब बारूद की खोज किया था। ये बारूद का निर्माण कैसे होता है? तो चारकोल, गंधक, मतलब ये बारूद का निर्माण कैसे होता है? आप लोग इसे याद रखें, पोटेशियम नाइट्रेट का सोडा बोला जाता है। हम जानते हैं कि बारूद का निर्माण कैसे होता है। बारूद का निर्माण सबसे पहले इसकी खोज मतलब बारूद की खोज किसने किया? रोजर बेकन ने खोज किया था। और इसका बारूद के निर्माण में कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन सी कंपोजिशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब बारूद किसकी बात कर ले? बारूद, बारूद पूछा जाता है दोस्तों, VBI है। इसका निर्माण किसको किसको मिलने से होता है? तो चारकोल, किसको किसको मिलने से? याद रखे, चारकोल, चारकोल, चारकोल मिलता है, प्लस में सल्फर यानी गंधक मिलता है। क्या क्या मिलता है? चारकोल, सल्फर और प्लस में सोडा। क्या मिलाया जाता है? सोडा, सोडा, सोडा बोले तो पोटेशियम नाइट्रेट। इतना चीज मिक्सअप होता है तब जाकर बारूद का निर्माण होता है। याद रखें, चारकोल और सल्फर यानी गंधक
और सोरा मिलता है तो बारूद का निर्माण होता है, याद रखें। और भी कहा जाता है कि अंडे के जो आवरण है, बाहरी छिलका, वह किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का जो बाहरी छिलका है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखें। और ये इस चैप्टर जो ये चैप्टर था बहुत ही वीवीआई था। इसमें एक और पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट अगर बोले तो जिलेटिन, मतलब जिलेटिन का जो निर्माण होता है ये यही से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही होता है। सो ये था लास्ट लेक्चर, और लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे चीज बताए। अगर इसमें इसे फर्स्ट चैप्टर वाला में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया नहीं, फर्स्ट लेक्चर में नहीं, इससे फर्स्ट लेक्चर में, मतलब जो आज लेक्चर दे रहे हैं उससे, मतलब इससे फर्स्ट लेक्चर में तो हम बात कर ले। इससे पहले क्या बताए हैं? तो हमने बताया कि कोई, अगर मान लीजिए कि कोई गुब्बारा है, गुब्बारा के बारे में हर चीज बताया है। अगर वाहन जो चल रही है तो वाहन में कौन सी गैस भरी जाती है? जो पृथ्वी पर चलती है, रोड पर चलती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मान लीजिए फुटबॉल में कौन सा गैस होता है? फुटबॉल में कौन सा गैस भरी जाती है दोस्तों? तो फुटबॉल में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सो ऑल ऑफ यू, मतलब पूरा अच्छी तरह से ऑल ओवर हम इस वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश किए हैं, और लगभग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समाप्त कर लिया गया है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़े, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई होप आप लोगों का जो यह लेक्चर है वह समझ में आया होगा, यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद में आया है तो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और एक दूसरे के साथ शेयर अवश्य करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो अब कल यानी आने वाले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।